हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म लैंड एंड शेड। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखना। ये कहानी कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अंत में मैंने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं। उसका नाम अल्फोंसो है, जो हाथ में बैग लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक कच्ची सड़क जिसके दोनों तरफ गन्ने की फसल लगी है। वो घर पर आया। एक 9 साल के लड़के ने दरवाज़ा खोला। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, अल्फोंसो का पोता है। वो 17 साल पहले ही घर छोड़कर शहर चले गया था। जब अल्फोंसो को पता चला कि उसके बेटे की हालत गंभीर है, तो वो अपने बेटे की खबर लेने लौट आया। बेटा जिराल्ड और बेटे की पत्नी मारिया एकदम से उसे देख चौंक गए, क्योंकि वो इतने सालों बाद लौट आया था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेराल्ड एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है। बड़ी मुश्किल से ही वो उठ बैठ पाता है। उसके सीने में काफ़ी दर्द है। उसके लंग्स बुरी तरह से इन्फेक्टेड है। उसकी वजह है यहाँ खेतों से उड़ती हुई राख। लेकिन डॉक्टर ने कहा वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। अल्फोंसो की हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाकर अपनी पत्नी एलिशिया से नज़रें मिलाए। 17 साल हो गए, अब तक वो तो उसे भूल भी चुकी होगी। एलिशिया ने उसके किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। अल्फोंसो के बड़े बड़े सपने थे, जिस वजह से उसे शहर का रुख करना पड़ा, पर वहाँ भी 17 सालों में उसने कुछ हासिल नहीं किया। आज अल्फोंसो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह लौटा था। मारिया ने सुबह अल्फोंसो का दरवाज़ा ठोक कर उसे जगाया कि वो और एलिशिया काम पर जा रहे हैं। बस उसके बेटे मैनुअल और जिराल्ड का ख्याल रखना। घर में कमाने वाला कोई पुरुष नहीं, तो उन्होंने खुद ही पैसे कमाने का फैसला किया। अल्फोंसो ने देखा, इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल चुका है, बस दो चीज़ें नहीं बदली। एक उसका घर, और दूसरा घर के सामने पेड़ के नीचे पड़ी हुई वो बेंच, जो आज भी वैसी ही है जैसी 17 साल पहले थी। उसने देखा कि कैसे शुगर कैन मोनोकल्चर ने उस रीजन के सारे फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मोनोकल्चर खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें पूरी भूमि का उपयोग केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए किया जाता है, और यहाँ सिर्फ गन्ने की खेती की जाती थी। समस्या इस बात से थी कि कटाई से पहले पूरी खेती में आग लगाई जाती, ताकि उसमें के खार पतवार और गन्ने के सूखे पत्ते जलकर राख हो जाए, ताकि कटाई आसानी से हो सके। जिसकी राख उड़कर लोगों के घरों तक जाती, और वो राख सांस लेने से लोगों के फेफड़ों में जाती, जो कि काफ़ी जानलेवा थी। जेराल्ड की भी बीमारी इसी प्रैक्टिस की देन है। हम देखते हैं एलिशिया और मारिया दूसरे के खेतों में मजदूरों के साथ दिहाड़ी पर काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि घर में काम करने वाला कोई पुरुष नहीं। जेराल्ड की जब से तबीयत खराब हुई है, तो उसने काम पर ही जाना छोड़ दिया। उसकी दवाई के पैसे और मैनुअल के स्कूल का खर्चा निकालने के लिए उन्हें मजबूरी में काम पर जाना पड़ता है। वहाँ सिर्फ एलिशिया और मारिया ही महिला थी, बाकी सभी पुरुष थे। हालात इतने बुरे थे कि उन्हें कभी पैसे मिलते तो कभी नहीं। वहाँ सभी मजदूर यही चर्चा कर रहे थे कि आज सांझ अगर पैसे नहीं मिले तो वो काम करना बंद कर देंगे। पर एलिशिया और मारिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। वैसे भी अब तरह तरह की आधुनिक मशीन आ गई है, तो कुछ दिनों में उनका ये काम भी उनसे छीन ही जाएगा। मारिया ने कहा, हम काम को यूं ही छोड़ घर पर तो नहीं बैठ सकते। घर चलाना है तो ये जोखिम लेना होगा। अल्फोंसो ने मैनुअल को खाना बना कर दिया। मैनुअल ने उससे कहा कि खिड़की बंद कर दो, वरना राख उड़कर अंदर आ जाएगी, क्योंकि इससे उसके पिता की सेहत पर असर पड़ेगा। अल्फोंसो ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। वो उसके साथ जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने ज़िंदगी के बेहद खूबसूरत पल गंवा दिए। यहाँ सांझ वो शख्स कहने लगा कि उन्हें कटाई के पैसे कल मिलेंगे, पर सभी मजदूर उस पर चिल्लाने लगे कि उन्हें आज ही पैसे चाहिए। ये पहली दफ़ा नहीं था। इसी तरह आज कल परसों करते हुए उनकी मजदूरी कई बार भुला दी जाती, लेकिन आज उस शख्स ने कसम खाई, कल वो सबका हिसाब कर देगा। वो तरह तरह के बहाने देने लगा कि आज वो बैंक गया था पैसे निकालने, पर आज बैंक बंद था। लेकिन मारिया और एलिशिया बिल्कुल शांत, कुछ कह नहीं रही, क्योंकि उन्हें पता था बाकी मज़दूरों को कहीं न कहीं तो काम मिल ही जाएगा।
पर उन्हें काफ़ी भटकना होगा। ऊपर से घर के हालात भी ठीक नहीं। शाम दोनों घर लौट आए। आज उन्हें काम के पैसे भी नहीं मिले। अभी भी खेतों में जलने वाली राख घर तक उड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ से काफ़ी लोग शहरों की तरफ रहने चले गए। बस यहाँ खेतों में काम करने वाले मजदूर और उनका परिवार ही बच गया है। उसने मारिया से पूछा, क्या इसी तरह राख दिन भर गिरती है? उसने बताया कि जब नज़दीक के खेतों को जलाया जाता है तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। जेराल्ड की बीमारी की वजह भी ये उड़ती हुई जहरीली राख ही है। मारिया ने कहा कि सिर्फ यहाँ ही दुनिया का इकलौता फार्म है जहाँ काम के पैसे नहीं मिलते। अल्फोंसो ने कहा, तुम सभी इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मारिया तो कब से इस जगह को छोड़ना चाहती है, पर एलिशिया इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अल्फोंसो ने बताया, जिस जगह वो रहता है वो काफ़ी खूबसूरत है, पर एक अकेलापन सा महसूस होता है वहाँ। हम देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ जेराल्ड की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। दूसरे दिन सभी मजदूर मिलकर नारे लगाने लगे कि अगर उन्हें मजदूरी के पैसे आज नहीं मिले तो फसल की कटाई नहीं करेंगे। आज का भी आधा दिन इसी तरह निकल गया। मारिया और एलिशिया भी बाकी मजदूरों के साथ हड़ताल पर बैठ गई। आज भी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। यहाँ हम देखते हैं जेराल्ड घर से बाहर निकल आया। एक ही कमरे में वो रहते रहते थक चुका था, लेकिन बाहर की हवा उसके सेहत के और भी जानलेवा थी। हवा के साथ साथ राख के छोटे छोटे कण भी उसके शरीर में जा सकते हैं, जो उसे और बीमार करेंगे। शाम दोनों काम से घर वापस लौट आए। रात अल्फोंसो सोच रहा है कि इस जगह के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल चुकी है। गलती तो उसने बड़ी की है, जो अपने परिवार से 17 साल अलग रहा, पर वो चाहकर भी उसे बदल नहीं सकता और ना ही उसे किसी से कोई हमदर्दी की उम्मीद है। सुबह एलिशिया और मारिया ने मैनुएल को स्कूल छोड़ा और काम के लिए निकल गई। आज मैनुएल का जन्मदिन भी है। दोनों वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। आज वो काम ख़त्म कर देंगे तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मैनुएल को स्कूल लेने जाने से पहले अल्फोंसो एक खिलौने की दुकान में गया ताकि वो मैनुएल के लिए कोई जन्मदिन का तोहफा ले सके, पर वहाँ खिलौने काफ़ी महंगे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने एक पतंग ले ली, क्योंकि सिर्फ पतंग भर के ही पैसे उसके पास थे। मैनुएल काफ़ी खुश हुआ। हम देखते हैं सांझ होने आ गई। सभी मज़दूरों ने अपनी अपनी फसल काट ली, पर एलिशिया और मारिया अब तक कटाई कर रही थी। बाकी मज़दूरों की तरह वो इस काम में उतनी तेज नहीं। कुछ मज़दूरों ने मिलकर उनकी फसल काटी और रात हो गई। आज दोनों थक चुके हैं, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। बस में उसके आँख से निकलते आंसू साफ बता रहे थे कि वो कितनी तकलीफ़ में है। न जाने वक्त उससे ये कैसा इम्तिहान ले रहा है। रात उसने जेराल्ड से कह दिया कि वो इस जगह को छोड़कर जा रही है। उसने अपना फ़ैसला कर लिया है। वो बस जेराल्ड की राय जानना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि जेराल्ड अपनी माँ एलिशिया को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जेराल्ड ने यही कहा कि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ हर दिन उसके लिए मौत से भी बदतर है। दूसरे दिन जब वो काम पर गई तो सभी मज़दूरों को कटाई के काम पर भेज दिया गया, पर उसने एलिशिया और मारिया का नाम नहीं लिया। उनके पूछने पर उसने कहा, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। बाकी मज़दूरों की तुलना में तुम दोनों काम में काफ़ी धीमी हो। उसने वहीं दोनों का हिसाब कर दिया और एलिशिया से कहा कि जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए तो उसे काम पर भेज देना, पर हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। हम देखते हैं अल्फोंसो ने एक घोड़ा गाड़ी बुलाई और अपने बेटे जेराल्ड को एक सरकारी अस्पताल में ले गया, क्योंकि उसकी तबीयत में सुधार आने की बजाय उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। पर अल्फोंसो गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे और दवाइयाँ नहीं चाहिए। उसे अपने बेटे के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं अस्पतालों में किस तरह से लापरवाही का काम होता है, वहाँ से वो अपने बेटे को लेकर घर आ गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। हम देखते हैं दोनों काफ़ी निराशा के साथ घर लौट रहे हैं। एलिशिया ने सारे पैसे मारिया को दिए ताकि वो जेराल्ड और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। पर मारिया को नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा। इन पैसों से आखिर क्या होगा? उसने एलिशिया को बीच की रुकावट बताया, क्योंकि जेराल्ड अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाएगा। शाम एलिशिया ने अपने बेटे जेराल्ड को समझाया कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसके परिवार की ज़िंदगी में
अभी बहुत से खूबसूरत लम्हे पड़े हैं, वो यहाँ रहकर उन्हें इस तरह से बर्बाद ना करे। और एलिशिया की भी अब उम्र हो चली, उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, बाकी बची हुई उम्र भी जैसे तैसे काट लेगी। जेराल्ड ने भी आज तक अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया, लेकिन वो यहाँ से जाने को राज़ी नहीं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। एलिशिया भी उसे जाने देना नहीं चाहती, पर हालातों को देखते हुए वो भी मजबूर है। रात अल्फोंसो ने शराब खाने में बैठ बहुत शराब पी, क्योंकि वो अपने परिवार को रोज़ इस तरह मरते नहीं देख पा रहा और ना ही उनके लिए कुछ कर पा रहा है। दूसरे दिन हम देखते हैं मारिया काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो इस घर को छोड़कर जाने वाली है, सिवाय एलिशिया और जिराल्ड के। क्योंकि अल्फोंसो जब गया तो 17 साल बाद ही लौट कर आया, इसलिए एलिशिया को लगता नहीं कि वो अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगी। रात होते होते जिराल्ड की तबीयत और बिगड़ने लगी। लगता नहीं कि उसका उनके साथ जाना संभव हो पाएगा। सुबह मारिया उस फार्म के शख्स के पास गई जहां वो काम किया करती थी। उसने उस शख्स से मदद मांगी कि जिराल्ड को डॉक्टर की ज़रूरत है, पर वो मदद करने से इनकार करने लगा, क्योंकि जिराल्ड अब उसके यहाँ काम नहीं करता और इस चीज़ के लिए उसका बॉस उसे कभी परमिशन नहीं देगा। वहाँ हर एक मजदूर मारिया के समर्थन में आ गया और उस शख्स को फोर्स करने लगा उसकी मदद करने के लिए। हम देखते हैं अपने बेटे की इस हालत को देख अल्फोंसो आज पूरी तरह से टूट गया, लेकिन आज इतने दिनों बाद एलिशिया ने अल्फोंसो को गले लगाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, शायद से यही उनकी तकदीर थी। वहाँ डॉक्टर आया, उसने जवाब दे दिया कि वो जिराल्ड को नहीं बचा सकते, अब वो अपने अंतिम सांसों पर था। हम समझ सकते हैं कि एलिशिया और अल्फोंसो इस वक्त कितनी तकलीफ़ में होंगे। अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आज जिराल्ड एक साथ कई लोगों को धोखा देकर जा रहा था, माता पिता, पत्नी और बेटा मैनुअल, जो अपने पिता के साथ और वक्त बिताना चाहता है। उसकी आंखें नम थी। आखिर जिराल्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली। रात ही उसके बगल वाले खेतों में भी आग लगा दी गई। सुबह अब अल्फोंसो और मारिया अपने बेटे के साथ यहाँ से जाने को तैयार हैं। एलिशिया ने सभी को गले लगाया, क्योंकि फिर न जाने मुलाकात होगी भी या नहीं। सभी वहाँ से चले गए। उसके जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यहाँ बस एलिशिया रह गई इस वीराने में। अब इस घर में वो है और उसका अकेलापन। आखिरी दृश्य में हम उसे बाहर उसी बेंच पर मायूस बैठा हुआ देखते हैं। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। कटाई से पहले गन्ने के खेतों में आग लगाना ब्राज़ील और दुनिया भर में एक आम कृषि पद्धति रही है, जिसका उद्देश्य भूसे की मात्रा को कम करना, और इससे कटाई भी आसानी से हो जाती है और ये मैकेनिकल लोडिंग को भी काफ़ी सुविधाजनक बनाता है। लेकिन एयर पोल्यूशन के कारण दुनिया भर में इस प्रथा को काफ़ी हद तक बंद कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर ब्राज़ील है। दोस्तों, शुगर केन प्रोडक्शन में दो प्रकार की बर्निंग होती है। पहला होता है प्री हार्वेस्ट बर्निंग, जिसमें कि कटाई के पहले आग लगाया जाता है गन्ने के ऊपर के खेतों को जलाने के लिए, ताकि कटाई आसानी से की जा सके। और दूसरा कटाई के बाद, जो कि खेतों के खार पतवार को जलाने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि शुगर केन बर्निंग लोगों के स्वास्थ्य के लिए किस हद तक हानिकारक है। एक नई रिसर्च से इस बात की पुष्टि भी की गई है। दोस्तों, फ्लोरिडा के A&M यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मिशी लाचौड ने एक स्टडी कंडक्ट की और ये पाया कि प्री हार्वेस्ट शुगर कैन बर्निंग की वजह से अस्थमा केसेस में 10.8% की वृद्धि हुई है। बच्चों पर शुगर कैन बर्निंग का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फ्लोरिडा एजेंसी फॉर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के एक आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2018 के बीच दक्षिण फ्लोरिडा में 291,698 अस्थमा के मामले सामने आए, जिसमें 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित थे। शुगर कैन बर्निंग के लिए एक खास तरह के परमिट की ज़रूरत होती है। किसानों को उन दिनों जलाने की अनुमति दी जाती है जब धुआं कुछ खास दिशाओं में बहेगा, लेकिन इतने कड़े नियमों के बावजूद गन्ने के खेतों के आसपास के निवासियों की शिकायत है कि धुआं स्कूल और अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करता है। पतझड़ और सर्दियों के दिनों में हवा राख से भर जाती है। ब्राज़ील के निवासी इसे काली बर्फ कहते हैं। गन्ने के खेतों को जलाने की प्रथा एयर पोल्यूशन के कारण दुनिया भर में काफ़ी हद तक बंद हो गई है, लेकिन फ्लोरिडा के मुख्य चीनी प्रोड्यूसर्स
क्षेत्र ग्लेड्स में किसान अभी भी ऐसा करते हैं। वहाँ के प्रोड्यूसर्स का कहना है कि कटाई के दौरान होने वाली दुर्घटना को रोकने और लागत कम रखने के लिए इस पारंपरिक प्रथा को जारी रखना जरूरी है। कैंडी, ड्रिंक्स और भी बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चीनी से बनते हैं। अमेरिकन्स बहुत सारी सफ़ेद चीनी खाते हैं, लगभग 68 पाउंड हर साल। दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री को होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा लॉबी को जाता है, यानी कि वहाँ के विधायकों या सरकारी अधिकारियों को, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से अमेरिकन शुगर इंडस्ट्री शुगर केन बर्निंग के नियमों को तोड़ने में सफल हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में इसे लेकर काफ़ी कड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। खास करके हम फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, जहां शुगर लॉबी ने 2020 के इंडस्ट्री फ्रेंडली कैंडिडेट्स पर $11 मिलियन खर्च किए, जिसका फ़ायदा उन्हें आगे देखने मिला जब स्टेट विधायकों ने एक बिल पास किया जिससे वहां के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। इस नए कानून के तहत अब वो शुगर प्रोड्यूसर्स पर उंगली नहीं उठा सकते। नया राइट टू फार्म लॉ जो चीनी प्रोड्यूसर्स को हर तरह के मुकदमे से बचाएगा। शुगर इंडस्ट्री जब चाहे जितना चाहे उतना खेतों में आग लगाए और हवा को प्रदूषित करे। दोस्तों, देखा आपने, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी करप्शन का शिकार है, क्योंकि पैसा बोलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।